किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, यह वक्त है चेहरे याद रखता है। बाल साधना परिवार की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में मैं नरेश जांगीड़ आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें और नियमित अध्ययन करें। ऑनलाइन क्लासेज में आपको जो मैटर करवाया जा रहा है, जो काम आपको करवाया जा रहा है, उस काम को आप रेगुलर पढ़ें और अपनी दिक्कत को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। आई होप आप ऐसा रेगुलरली कर रहे हैं। इस दुनिया में सबसे जो डेंजरस जो चीज़ है वो ये है किसी का रेगुलर होना। यदि कोई व्यक्ति रेगुलर है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी से बड़ी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। ये नेचर उसका सहयोग करती है। आई होप आप मेरी बात को प्रॉपर समझ रहे होंगे। कल तक अपन ने जी वीडियो में जो पढ़ा था बेटा, सबसे पहली बात तो एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दोबारा पूछा था। अब आपको लग रहा है कि सर ये 2-3 वीडियोज के बाद उसका आंसर कैसे दे रहे हैं। बेटा कोरोना का टाइम चल रहा है तो कोरोना काल में कुछ वीडियोज एडवांस बना के रखते हैं, तो मैं आपको 2-3 वीडियो के बाद उसका आंसर दे रहा हूँ। एडवांस वीडियो बनाए जाने के कारण क्वेश्चन ये था आपका कि सर ऑब्जेक्टिव जो पेपर लिया था उसमें जो दूसरा क्वेश्चन था, निम्न रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, आपने 2 के क्वेश्चन के बारे में पूछा था। देखिए बेटा क्वेश्चन ये था CH3 CH2 CH2 Br, इस पर एल्कोहलिक KOH को अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट A बनता है। A पर HBr अप्लाई करते हैं तो B बनता है और B पर एक्वस KOH जलीय KOH को अप्लाई करते हैं तो C बनता है। इस रिएक्शन में C क्या होगा। बहुत अच्छा लगा, बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया। रेगुलर सभी बच्चों को करना चाहिए। आने वाले समय में अभी 1-2 वीडियोज में आपको 15 के चैप्टर पॉलीमर पर भी ऑब्जेक्टिव पेपर आपसे करवाया जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पीछे जो पढ़ाया गया पॉलीमर में, उसमें आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लें। एडवांस में आपको बता दिया गया है। देखिए बेटा इसमें एल्कोहलिक क्षार सॉल्यूशन देखें अपन, आपको नोट डाल के करवाया हुआ है। आर अक्ष पर एल्कोहलिक क्षार अप्लाई करते हैं तो कौन सी डिग्री होती है, अपनी नोट्स की कॉपी में देखिए आप। हेलो एल्केन पर आर अक्ष पर जलीय क्षार अप्लाई करते हैं तो कौन सी डिग्री होती है। नम Ag2O अप्लाई करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है। शुष्क Ag2O अप्लाई करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है। अलग अलग कंडीशंस को देखकर अपन प्रोडक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा होगा। यहाँ देखिए ये हेलो एल्केन है, 1-ब्रोमोप्रोपेन, इस पर एल्कोहलिक KOH अप्लाई करें तो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा अर्थात विलोपन अभिक्रिया द्वारा एल्कीन बनेगी। तो ए क्या होगा, इसमें एल्कीन होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नेम होगा इसका, प्रोपीन। ए क्या हो गया, प्रोपीन। रिएक्शन कौन सी होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन या वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट अब देखिए ए पर अपन HBr को अप्लाई करें मार्कोनिकोव नियम से। इस नियम के अनुसार जब किसी असममित एल्कीन पर HBr अणु का योग होता है तो उसका ऋणात्मक भाग अर्थात ब्रोमाइड आयन उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो यहां जुड़ेगा असंतृप्त कार्बन या द्विबंधित कार्बन। तो क्या बनेगा बेटा, A से B। इन कंडीशन में क्या बनेगा, CH3 CHBr CH3 2-ब्रोमोप्रोपेन 2-ब्रोमोप्रोपेन यहाँ फॉर्म रहेगा। B क्या हो गया, 2-ब्रोमोप्रोपेन। और C क्वेश्चन में C पूछा था, ये था क्वेश्चन में। अब आप देखिए जलीय क्षार की प्रेजेंस में कौन सी अभिक्रिया होती है, बोलो, वेरी गुड, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है वो बिल्कुल इससे एग्री है। बच्चा बेटा पढ़ने का ही खेल है, जो बच्चा पढ़ता है जिसको कॉन्सेप्ट आती है उसको क्लियर होगा और वो क्वेश्चंस को प्रॉपर कर लेगा।
इसलिए रेगुलर बने रहिए आप शी और रेगुलर पढ़ाई करें। जलीय क्षार होगा तो क्या होगा बेटा, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उससे क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़ाया गया है, जिसमें हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाते हैं जिसमें कार्बन हैलोजन बंध वो टूटता है। कार्बन हैलोजन बंध टूटने के दो तरीके होते हैं, आपको पढ़ाया गया है, एक एशन 1 और एक एशन 2 क्रिया विधि द्वारा अभिक्रियापूर्ण होती है। पूरा अच्छे से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंपटीशन और 12th के लिए। तो यहां देखिए कार्बन ब्रोमीन ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, इस बॉन्ड के क्लीवेज होने से क्षार का OH न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ जाएगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोपेन टू ऑल। क्या बनेगा बेटा, प्रोपेन टू ऑल। शायद उसका डी ऑप्शन था, डी आंसर था उसका जिसमें ये था। बहुत अच्छा लगा, किसी बच्चे को दिक्कत है और वो बिल्कुल पूछ रहा है, हमें बहुत अच्छा लगता है बेटा पूछना चाहिए। काम जो करते हैं उन्हीं के जीवन में उन्हीं के सामने दिक्कत आती, काम करता ही नहीं, दिक्कत आएगी कहाँ से उनकी। इसलिए जो बच्चे नहीं देख रहे, रेगुलर नहीं है अभी भी, रेगुलर हो जाएगी। आपका सिलेबस में दूसरा चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ अपने केमिस्ट्री का, सेकंड केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर अपने 8 चैप्टर हैं, उनमें से दूसरा चैप्टर चल रहा है, वो भी अपना लगभग आधे से ज्यादा चैप्टर वो कंप्लीट होने को आ रहा है। आपका रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं, आप रेगुलर बने रहिए। तो बेटा उसका आंसर क्या होगा, शायद प्रोपेन टू ऑल होगा, शी, शायद उसमें डी ऑप्शन था, आप देख लेना प्रोपेन टू ऑल। उसके बाद देखिए आपको पिछले जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क का, एक बहुलक का उदाहरण दीजिए जो तापशय है। तापशय का मीन क्या हुआ, ताप को सहन कर सकता है, उदाहरण हो जाएगा बेटा इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेफ्लॉन, आपको पीछे के वीडियोज में पढ़ाया गया है। खाना पकाने वाले बर्तनों पर टेफ्लॉन को काम में लेते हैं, उसकी परत वो लगी रहती है जिससे खाना पकाते हैं, उससे वो खाना भोजन वो उन बर्तनों पर चिपकता नहीं है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, और PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। तो इसका आंसर क्या होगा, टेफ्लॉन। आई होप आपका आंसर राइट होगा। उसके बाद पिछले ऑनलाइन क्लास में अपन ने शुरू किया था बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान जिसमें एक थी बहुलीकरण की कोटि या बहुलीकरण की मात्रा, जिसको स्मॉल n के द्वारा डिनोटेट करते हैं। किसी बहुलक अणु के निर्माण में भाग लेने वाली एकलक अणुओं की संख्या बहुलीकरण की कोटि कहलाती है या बहुलीकरण की मात्रा कहलाती है। अलग अलग बहुलकों में बहुलीकरण की कोटि या बहुलीकरण की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, अर्थात एकलक अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसी कारण बहुलकों के आणविक द्रव्यमान को एक औसत के रूप में दर्शाया जाता है, जो आपको पीछे की वीडियो में पढ़ाया था, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुलकों के आणविक द्रव्यमान को 2 प्रकार से दर्शाते हैं, एक संख्या का औसत अणुभार और दूसरा भार औसत अणुभार। संख्या का जो औसत अणुभार है उसको आपको फॉर्मूला करवा था, किसी बहुलक नमूने में कुल भार में बहुलक अणुओं की कुल संख्या का भाग दे दें तो प्राप्त जो आणविक द्रव्यमान है वो क्या कहलाएगा, बहुलक का संख्या औसत अणुभार कहलाएगा। और उसमें आपको एक फॉर्मूला करवाया था, वो फॉर्मूला ये था, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, संख्या औसत अणुभार बराबर N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस डॉट 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 Ni Mi बट्टे आपका N1 प्लस N2 डॉट 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 Ni। यानी बहुलक अणु में टोटल जो बहुलक अणुओं की संख्या को उसके अणुभार से गुणा करके उनका सम कर देते हैं, उनका योग कर देते हैं, तो बहुलक नमूने का कुल भार हो जाएगा, जिसमें बहुलक अणुओं की कुल संख्या का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इससे प्राप्त जो बहुलक का आणविक द्रव्यमान है वो क्या कहलाएगा, M/N अर्थात संख्या औसत अणुभार कहलाता। काफी इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल आपको एक मैंने करवाया था और दूसरा आपको होमवर्क दिया था बेटा, वो होमवर्क का क्वेश्चन लेते। देखिए किसी बहुलक नमूने में क्वेश्चन आपको ये दिया था, किसी बहुलक नमूने में 25% अणुओं का आणविक द्रव्यमान 30,000 है, 45% का 20,000 है। अपने घर पे इसको किया भी होगा सोल्व, और शेष जो बच गए उनका 50,000 है।
तो इसकी संख्या औसत अनुभार का मापन करो। तो देखिए बेटा बहुत ही सिंपल, अब इसमें प्रतिशत दिया गया है, इट मीन्स अपने को किसे कैलकुलेट करना है, इसको प्रतिशत को सामान्यतः किसे करते हैं, 100 से करते हैं। तो सोल्व करेंगे, देखिए 25% का मतलब 25 अणुओं का अणुभार 30,000 हो गया। 45% मतलब बहुलक नमूने में 45 अणुओं का आणविक द्रव्यमान कितना है, 20,000 है। और शेष जो बच गए, शेष का मतलब इन दोनों को जोड़कर 100 में से लेस कर दीजिए, 100 में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 45 और 25 कितने होते हैं, 70, 100 में से लेस कर देंगे, अर्थात 30% अर्थात 30 अणुओं का आणविक द्रव्यमान 50,000 है। तो बहुत ही सिंपल, m बार n इज इक्वल टू n1 m1, n1 कितना है 25 गुणा 30,000 प्लस 45 गुणा 20,000, n2 कितना है 45, दूसरे प्रकार के अणु कितने हैं 45, m2 कितना है 20,000, शेष का मतलब 30%, इन दोनों को जोड़कर 100 में से लेस कर देंगे। 30 अणुओं का आणविक द्रव्यमान 50,000 है, क्वेश्चन में आपको दिया गया। बट्टे बहुलक अणुओं की कुल संख्या, तो 25 n1 प्लस n2 प्लस n3। देखिए बेटा इन सब को सोल्व करते हैं, आपने रफ करके किया होगा, तो इसका आएगा, और इन सब का सोना निश्चित प्रतिशत 16 की अपन ने किया, 1212 सॉल्यूशन आ गया 31,500। आई होप आप में से कुछ बच्चे इसको आंसर को देखकर और मैंने जो सोल्व किया उसको लेकर बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि उनका आंसर राइट है। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों का राइट है, जिन्होंने काम किया, रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, और जो बच्चे काम नहीं करेंगे बेटा उनको बिल्कुल नहीं आएगा। तो आई होप आप रेगुलर बनेंगे और आप काम करेंगे। उसके बाद बेटा आज अपन दूसरे प्रकार का जो अपना बहुलक का आणविक द्रव्यमान है, दूसरा जो प्रकार है जिसको औसत के रूप में अपन दर्शाते हैं, वो अपन रीड करते हैं, और वो है दूसरा आपका भार औसत अणुभार। दूसरा कौन सा देगा, भार औसत अणुभार, जिसको अपन डिनोटेट करते हैं m बार, w फॉर वेट। देखिए कितना इजी है इसकी डेफिनेशन, थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। किसी बहुलक नमूने में प्रत्येक बहुलक के कुल भार को उसके अणुभार से गुणा कर दो। जितने भी बहुलक हैं उनके कुल भार को उनके अणुभार से गुणा करके उन सब का सम करके, और बहुलक के नमूने में बहुलक अणुओं के कुल भार का अनुपात कर दो। ये रफ है बेटा, ये रफ है, सिर्फ समझा रहा हूं। किसी बहुलक नमूने में प्रत्येक बहुलक अणु के कुल भार, प्रत्येक बहुलक अणु के कुल भार को उसके अणुभार से गुणा करके इन सब का सम कर देंगे, क्योंकि एक बहुलक नमूने में कई प्रकार के अणु होते हैं। तो प्रत्येक बहुलक के कुल भार को उसके अणुभार से गुणा करके टोटल बहुलक अणुओं के इनका सम करके और सभी बहुलक अणुओं के कुल भार का योग कर और इसे भाग दे दें, तो प्राप्त जो बहुलक का आणविक द्रव्यमान होगा उसको क्या बोलेंगे, भार औसत अणुभार। माना किसी बहुलक नमूने में W1, W2 व W3 बहुलक अणुओं का कुल भार है। माना उस बहुलक नमूने में 3 प्रकार के अणु हैं, पर पहले प्रकार के बहुलक अणुओं का कुल भार W1, दूसरे का W2, ऐसे तीसरे का W3 है, और उन बहुलक अणुओं का क्रमशः अणुभार मोलिकुलर मास M1, M2 व M3 हो, तो बहुलक नमूने का और भार औसत अणुभार m बार W इज इक्वल टू लेगा W1 M1 प्लस W2 M2 प्लस डॉट 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 जितने भी होंगे WI MI बट्टे में क्या लेंगे आप देखिए कुल भार, तो W1 उनका सम कर देंगे W2 डॉट 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 प्लस WI। क्लियर। अब चूंकि अपन जानते हैं, अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा है, कुल भार जो होता है बहुलक अणुओं की संख्या और अणुभार का गुणनफल होता है, अर्थात
W इज इक्वल टू बहुलक अणुओं की संख्या गुणा बहुलक अणु का अणुभार। इसको अपन काम में लें तो देखिए W1 बराबर क्या हो जाएगा N1M1, W2 बराबर क्या हो जाएगा N2M2। इसी तरह से अन्य सारे हो जाएंगे। इन वैल्यूज को अपन यहाँ पुटअप करें इसी इक्वेशन में, इसलिए m बार W इज इक्वल टू N1M1 गुणा M1। क्लियर। इसी तरह से N2M2 गुणा M2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से अपन इनको कर देंगे बट्टे N1M1, W1 की जगह W2 की जगह क्या हो जाएगा N2M2 प्लस डॉट 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 जो भी होना। इट मीन्स इसी फॉर्मूले को अपन क्या राइट कर सकते हैं, देखना ध्यान से, N1M1 स्क्वायर, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा बेटा, N1M1 स्क्वायर प्लस N2M2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। क्लियर। बट्टे N1M1 प्लस N2M2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया भार औसत अणुभार का। इस मीन्स अपन एक फॉर्मूला बनाए, अपन जनरेट करें इससे फॉर्मूला, तो m बार W इज इक्वल टू सिग्मा, टोटल समय इनका सिग्मा Ni Mi स्क्वायर बट्टे सिग्मा Ni Mi। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड और कंपटीशन के लिए इसको याद रखना। इसी फॉर्मूले से भार औसत अणुभार को अपन कैलकुलेट करते हैं। एक बार बेटा मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, किसी भी बहुलक नमूने में प्रत्येक बहुलक अणु के कुल भार को उसके अणुभार से गुणा करके उनका सम कर दो, और बहुलक नमूने में बहुलक अणुओं के कुल भार का योग करके उसका उससे भाग कर दो, अनुपात ज्ञात कर लो, तो क्या जाएगा बहुलक नमूने का भार औसत अणुभार कैलकुलेट हो जाएगा। माना किसी बहुलक नमूने में 3 प्रकार के अणु हैं। पहले प्रकार के बहुलक अणु का कुल भार W1, दूसरे प्रकार का W2, तीसरे प्रकार का W3 है, और उनका आणविक द्रव्यमान क्रमशः M1, M2, M3 है। तो उपरोक्त से भार औसत अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, कुल भार अर्थात W1 M1 प्लस दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का। माना बहुलक नमूने में I प्रकार के अणु हैं तो WI MI बट्टे बहुलक नमूने में कुल अणुओं के भार का सम कर देंगे, WI प्लस W2 प्लस W1 प्लस W2 प्लस सपोज दैट I अणु है तो WI। चूंकि अपन जानते हैं किसी बहुलक अणु का जो कुल भार होता है बहुलक अणुओं की संख्या और उनके आणविक द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को यहां थोड़ा ध्यान देना होगा बेटा। इसको अपन इसमें अप्लाई करेंगे तो W1 की जगह अपन क्या कर देंगे N1 M1, यही किया मैंने देखिए, और M1 पहले से ही है गुणा M1 प्लस W2 की जगह क्या कर दिया इस फॉर्मूले से N2 M2 प्लस M2 पहले से ही है प्लस डॉट डॉट डॉट। जितने भी अणु हैं 3 है तो 3 हो जाएंगे, 4 है तो 4 हो जाएंगे, और 2 है तो 2 हो जाएंगे। 2 प्रकार के अणु बहुलक नमूने में। इसी तरह से W1 की जगह N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा N1 M1 स्क्वायर, देखो ये लिखा है ऐसे यहाँ पे, बट्टे यहाँ कुछ होना नहीं है, ये रहेगा, ये टोटल को दर्शाता है। तो सिग्मा Ni Mi स्क्वायर बट्टे सिग्मा Ni Mi इज इक्वल टू क्या गया भार औसत अणुभार। इसी फॉर्मूले से अपन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, पहले उसी तरह से मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आप सोल्व करेंगे बेटा। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कंपटीशन पेपर में दिया था। किसी बहुलक नमूने में 20 अणुओं का आणविक द्रव्यमान 20,000 है, 40 अणुओं का आणविक द्रव्यमान 30,000 है, और 20 अन्य जो बहुलक अणु है उनका आणविक द्रव्यमान 40,000 है। बहुत इजी है बेटा, आपको इसी का 40,000 इनका फॉर्मूला ना चाहिए, बहुत इजी वे में कर सकते हो, बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं। अभी तक बोर्ड में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, इसको अपने को बहुलक नमूने का
बाहर औसत अणु बाहर निकालना है। सिंस वी नो दैट, क्योंकि अपन जानते हैं, बाहर औसत अणु बाहर बराबर सिग्मा एन आई एम आई स्क्वायर बट्टे सिग्मा एन आई एम आई। आपको मैं याद दिला दूं, संख्या औसत अणु भार में सिग्मा एन आई एम आई बट्टे सिग्मा एन आई था, यहाँ स्क्वायर नहीं था और बट्टे में एम आई नहीं था। इस तरह से मैच करके पढ़िए बेटा, बहुत ईजी रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब अपन यहाँ वैल्यूज को पुटअप करते जाएंगे। इसकी जगह अपन वो भी राइट कर सकते हैं, n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर प्लस n3 m3 स्क्वायर बट्टे n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3, क्योंकि यहाँ 3 प्रकार के अणु हैं, एक ही बात है। यहाँ वैल्यूज को पुटअप करते हैं, 20 गुणा 20,000 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि m1 स्क्वायर करना होगा, प्लस n2 m2 स्क्वायर, तो n2 कितना है 40 गुणा आणविक द्रव्यमान कितना है इनका 30,000 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं n1 पिछला फॉर्मूले में देखिए बेटा, आप देखिए n1 के साथ या n2 के साथ स्क्वायर नहीं है, m के साथ स्क्वायर है। इट मीन्स अपने को आणविक द्रव्यमान जो दिया गया है उसी का स्क्वायर करना है। यहाँ इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे। तीसरे प्रकार के अणु कितने, 20 गुणा आणविक द्रव्यमान का स्क्वायर कर दो, ये बात आपको समझनी है। बट्टे n1 m1, n1 कितना है 20 गुणा 20,000, कहाँ से लेके आ रहे हैं बेटा, देखिए आप 20 का 20,000 प्लस n2 m2, n2 कितने 40 गुणा 30,000 प्लस n3 m3, यहाँ स्क्वायर नहीं करना बट्टे में, जो आप फॉर्मूले में आपने देखा, यहाँ भी देखिए और अभी पीछे आपको करवाया 20 गुणा 40,000। अब देखिए सोल्व करने का साइंटिफिक मेथड बेटा आपको आना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंपटीशन पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल में जो कैलकुलेशन वो बिल्कुल फास्ट आनी चाहिए। कोचिंग क्लास में बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, मैं भी यहाँ आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 0 कितने इसमें 4, यहाँ भी कितने 4, यहाँ भी कितने 4, स्क्वायर करेंगे तो 8 होना तय है, बिल्कुल 8 होंगे। 1 0 इसमें सभी में 1 1 है, 8 और 1 कितना हो गया 9, इट मीन 10 की घात 9 लिख सकते हैं। समझ आ रहा है, एक बार पुनः बता रहा हूँ, 4 0 यहाँ 4 इसमें स्क्वायर करेंगे 8 0 रहेंगे, जो भी नंबर आना 1 1 0 इन सब के साथ है जो बाहर लिखा हुआ है, इट मीन्स गुणा 10 की घात 9। क्लियर, 2 दूनी 4, बीच में प्लस का निशान है, 3 3 9, 4 4 16, कितना हो गया बेटा, इनका सम करेंगे 2 दूनी 4, पहले इसको सोल्व करेंगे, सॉरी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, सॉरी बेटा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अब प्लस है 3 3 9, 9 और 4 36, 9 4 36, 4 4 16, 16 दूनी 32। क्लियर है बेटा, 8 6 14 2 16, 1 3 3 6 और 1 7, बिल्कुल क्लियरली अपन इसको सोल्व कर लेंगे बहुत ही इजी वे में। अब यहाँ देखिए 4 0 4 और 4, 1 1 0 इनके साथ है, इट मीन्स मैं क्या राइट कर सकता हूँ 10 की घात 5। समझ रहे मेरी बात को, कैसे कर दिया दोबारा सुनना, 4 4 0 इनके साथ है, 1 1 0 इन संख्याओं में है, 4 और 1 5, 10 की घात 5। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, फिर बीच में प्लस है 4 3 12, 4 दूनी 8, 24 हो गया। क्लियर, 24 बेटा। अब 10 की घात 5 से 10 की घात 9 अपन कैंसिल आउट करें, 76 बट्टे 24 गुणा 10 की घात 4, कैंसिल आउट कर दिए। इससे इसको सोल्व करते हैं तो अपन ये लिख सकते हैं 76 के आगे 4 0 लगा दो बट्टे 24, सोल्व करेंगे, आप करके देख लेना बेटा, पका पकाया आंसर। आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी चाहिए, 31,667 आएगा, बहुत ही इजी वे में 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए और करते जाएंगे, ये बिल्कुल इजी वे में रहेगा।
या 10 या 4 को अलग रख लीजिए और इनको सोल्व कर लीजिए, 2 से डिवाइड करके आपका आंसर इतना आना है। तो कहने का मीन आपको m का स्क्वायर लगाना, बट्टे में स्क्वायर नहीं लगाना है, पीछे से फॉर्मूले को लेकर इनको सोल्व करना बहुत ही इजी रहेगा बेटा। अब अपन बेटा आज का एक आपको मैं होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको खुद को सोल्व करना है। किसी बहुलक नमूने में 20 अणुओं का आणविक द्रव्यमान 20,000 है, 40 अणुओं का आणविक द्रव्यमान 40,000 है। इस न्यूमेरिकल में मैं दोनों को शामिल कर रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल कंप्लीट हो रहा है। संख्या का औसत अणुभार और भार औसत अणुभार दोनों को कैलकुलेट करना है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसी तरह से कोई मिलता जुलता पहले मैंने अलग अलग करवाया है और आपको देखिए एक दोनों का सम्मिलित होमवर्क का क्वेश्चन आपको बेटा दे रहा हूं। आप इसको अच्छे से घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे वे में अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और प्रॉब्लम्स होगी उसके बारे में आप अपनी चर्चा दोबारा से आप कर सकते हैं, वीडियोस को बार बार देखें। चलिए अगला जो पॉइंट है बहुप्रक्षेपण घातांक। बहुप्रक्षेपण घातांक PDI, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए भी। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होता है? किसी भी PDI इज इक्वल टू डेफिनेशन बनाई, किसी भी बहुलक के भार औसत अणुभार अभी अपन ने पढ़ा है और संख्या औसत अणुभार, इन दोनों का अनुपात बहुप्रक्षेपण घातांक PDI कहलाता है। 2019 के पेपर में बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है बेटा। पुनः लीजिए, किसी बहुलक के भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार का जो अनुपात है उसे पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स बहुप्रक्षेपण घातांक कहा जाता है। रासायनिक पदार्थों में अणुओं का आणविक द्रव्यमान समान होता है, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं एकल प्रक्षेपी। रासायनिक पदार्थों में अणुओं का आणविक द्रव्यमान एक समान होता है, उनको बोलते हैं एकल प्रक्षेपी। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है, इसके लिए PDI का मान कितना होगा? 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए क्यों होगा? देखिए यहाँ प्रोटीन के लिए भार औसत अणुभार तथा संख्या औसत अणुभार का मान इक्वल है। क्या है? इक्वल है। गणित के वजह से देखिए आप, इसके इज इक्वल टू 1 कब आएगा? जब ये दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। तो रासायनिक पदार्थों का आणविक द्रव्यमान एक समान होता है, इन्हें एकल प्रक्षेपी कहते हैं। जैसे अपन बहुलक का उदाहरण ले रहे हैं, प्रोटीन, प्रोटीन के लिए PDI का मान 1 होता है क्योंकि इनके लिए भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार का मान समान होता है। जबकि इसके विपरीत, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे पदार्थ जिनमें प्रत्येक अणु का आणविक द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, जिनमें आणविक द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उनके लिए PDI का मान 1 से अधिक होता है। ऐसे पदार्थों को अपन बोलते हैं बहुप्रक्षेपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुप्रक्षेपी। जैसे उदाहरण लेते हैं संश्लेषित बहुलक, आपको पढ़ाया गया है। ये जो अपन भारत बहुलकों का आणविक द्रव्यमान पढ़ाया उसी में आज भी बताया पुनः, और एक पिछले वीडियो में भी आपको बताया किसी बहुलक में एकल अणुओं की संख्या अलग अलग होने से उनका आणविक द्रव्यमान एक समान नहीं होता, अर्थात भिन्न भिन्न होता है। अतः ऐसे पदार्थों को बोलते हैं बहुप्रक्षेपी। उदाहरण संश्लेषित बहुलक, इनके लिए PDI का मान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 से अधिक होता है। क्या होता है बेटा? 1 से अधिक होता है, क्योंकि इनके लिए भार औसत अणुभार का मान सदैव ज्यादा होता है और संख्या औसत अणुभार का मान कम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बेटा एक अपन क्वेश्चन लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड 2016 में आया कि डेक्रोन जो होता है, कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका दूसरा नाम लिखकर भेजिए। क्वेश्चन पे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। डेक्रोन का आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? दूसरा नेम लिखना है। क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ एक्सरसाइज पे। डेक्रोन के लिए प्रयुक्त जो एथिलीन ग्लाइकोल के अलावा दूसरा जो क्रियात्मक समूह होता है उसके IUPAC का अनुलग्न क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, 2016 के पेपर में आया हुआ है कि डेक्रोन के जो एकलक में एक तो एथिलीन ग्लाइकोल है,
लेकिन दूसरा जो एकलक इकाई है उसके क्रियात्मक समूह का आयुपेशी में अनुलग्न क्या होता है? तो देखिए बेटा इस तरह का क्वेश्चन भी आते हैं। वी नो दैट डेक्रोन जो होता है एथिलीन ग्लाइकोल और टर्फथलिक अम्ल से मिलकर बना होता है। टर्फथलिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। वी नो दैट इसमें क्या होता है, आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि बेंजीन रिंग में 1,4 पोजीशन पर 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में आईयूपीसी में अनुलग्न क्या आता है? ओइक अम्ल। क्या था बेटा? ओइक अम्ल। तो इसका आंसर क्या आएगा? कितना इजी आंसर है, बट जिस बच्चे को ये नहीं पता डेक्रोन के मोनोमर क्या होते हैं वो बच्चा नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, नाम का पता उसको स्ट्रक्चर नहीं आती तो भी वो बच्चा नहीं कर पाएगा बेटा। इसलिए एकलकों के नाम और उनके स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। ये इस क्वेश्चन को करवाने का आपको यही मीन है, यही गोल है, यही उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए थे बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होमवर्क का। दैनिक बहुलीकरण द्वारा किन एकलकों का बहुलीकरण करते हैं? दोबारा क्वेश्चन को समझ लेना। दैनिक बहुलीकरण द्वारा किन एकलकों का बहुलीकरण करवाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन आप करेंगे। और नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन है सेलुलोज के एकलक का नाम लिखिए। सेलुलोज के एकलक का नाम लिखिए। आप रेगुलर वीडियो देखेंगे बेटा, तभी तो पुनः जाते वक्त आपको मैं कह रहा हूं अच्छा काम करो कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सभी बनना चाहिए आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।